गुड मॉर्निंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अब अगले संस्था की हो। मैंने कल महासभा, सुरक्षा परिषद और सचिवालय, महासभा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी और लोकप्रिय संस्था है, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, और सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कार्य इसी ऑर्गन्स, इसी विंग द्वारा किए जाते हैं। तो मैं अभी तक मैंने 3 विंग के बारे में बताया: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट। अब नेक्स्ट जो इसका अंग है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। दो देशों के बीच विवाद हो, दो क्षेत्रों को, किसी क्षेत्र को लेकर दो देशों के बीच विवाद हो, दो देशों के बीच सीमाओं को लेकर विवाद हो, वैश्विक शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, सिर्फ यही तक इसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए भी प्रयास करना। समाज और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी इसकी जिम्मेदारी तय की गई है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका राजनीति से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र तक हो जाता है। सामाजिक स्तर पर भी वैश्विक समस्याएं, आर्थिक स्तर पर भी वैश्विक समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भूमिका हो सकती है और इसे अपनी भूमिका निभानी भी चाहिए। इसलिए इस विंग यानी इस अंग की स्थापना की गई। तो यानी इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अतिरिक्त सुरक्षा के अतिरिक्त सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भी कार्य करना है। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भी कार्य करना है। वर्तमान में
इसके सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 54 है। अभी हाल ही में भारत भी इसका सदस्य नियुक्त किया गया है। क्योंकि शायद सामाजिक और आर्थिक ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, यानी सामाजिक और आर्थिक ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो कि विश्व की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हो, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, इसके पीछे एक आर्थिक कारण भी था। किसी क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करने के लिए कई देशों के बीच टकराव होता है और ये टकराव युद्ध का रूप ले लेता है। तो कई ऐसे आर्थिक मुद्दे होते हैं जो दो देशों के बीच तनाव का कारण बनते हैं और ये तनाव बढ़ते 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 ये एक युद्ध का रूप ले लेता है। इसलिए राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए, राजनीतिक समस्याओं के हल के लिए, जो कि वैश्विक शांति के लिए निहायत ही जरूरी है, आर्थिक समस्याओं को भी सुलझाने की जरूरत है। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अगर इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, संरचना, तो इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, यानी इस काउंसिल में जितने भी मेंबर होते हैं उनका टेन्योर, इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रति वर्ष 1/3 नए सदस्य चुने जाते हैं। वन बाई थर्ड मेंबर सदस्य प्रति वर्ष चुने जाते हैं। एक सदस्य इस परिषद के अंतर्गत कई इस परिषद के अंतर्गत
कई आर्थिक आयोग का गठन किया गया। आर्थिक आयोग यानी संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद सामाजिक मुद्दे जैसे प्रजातीय भेदभाव, जातीय भेदभाव, गरीबी, बेरोजगारी जैसी कई समस्याएं हैं जो अंतर देशों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। तो इस परिषद के माध्यम से इन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है और ये परिषद इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है। अब हम अगले अंग की तरफ बढ़ते हैं। इसके न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप की भी स्थापना की गई। और ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? उन देशों में जहां अभी यानी उन देशों में जहां अभी स्वायत्त शासन की स्थापना नहीं हो पाई है, स्वायत्त शासन की स्थापना नहीं हो पाई है, यानी वैसे क्षेत्रों में या वैसे देशों में जहां पर स्वायत्त शासन की स्थापना नहीं हो पाई है, वहां के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय न्यास व्यवस्था बनाई जाए। यानी उन देशों में जब 1945 में यूएनओ को एस्टैब्लिश किया गया था, उस समय विश्व स्तर पे कई ऐसे देश थे जहां पर जो स्वतंत्र नहीं थे, वो देश किसी और देशों के अधीन थे। तो उनके निवासियों के हितों की रक्षा कौन करेगा? तो उन्हीं की रक्षा के लिए, उन्हीं के हितों की रक्षा के लिए, यानी जहां पर स्वायत्त शासन की स्थापना नहीं हो पाई है, वहां के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए हितों की रक्षा के लिए न्यास परिषद का गठन किया गया या न्यास परिषद की व्यवस्था की गई, यानी ट्रस्टीशिप व्यवस्था
यानी उन देशों में जो उन देशों में जो अभी भी गुलामी की स्थिति में थे, जो किसी अन्य देशों के अधीन थे, अन्य देशों के नियंत्रण में थे, वहां के निवासियों की हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगा और इसके लिए न्यास परिषद की स्थापना की गई। न्यास परिषद के अंतर्गत, यानी उस दौर में, जैसा मैंने बताया, उस समय बहुत से ऐसे देश थे जो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो वैसे देशों की संख्या, यानी ये जो न्यास परिषद बनाया गया, न्यास परिषद में ये 11 देशों को रखा गया। 11 देशों को रखा गया था और इसमें सभी देश, यानी 11 देश रखे गए थे। इसमें ये अफ्रीका और एशिया से थे। क्योंकि जितने भी गुलाम देश थे, जितने भी पराधीन देश थे, वो अफ्रीका और एशिया यही थे। दरअसल यूरोप के देशों ने इन्हीं महादेश के देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। तो स्वाभाविक है कि ये न्यास परिषद की स्थापना भी वैसे ही देशों के लिए की गई। आज स्थिति यह है कि दुनिया का कोई भी देश किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। विशेष तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली 1 नवंबर 1994 को, यानी 1 नवंबर 1994 को प्लाऊ की स्वतंत्रता के बाद, यानी 1 नवंबर 1994 को प्लाऊ स्वतंत्र हो गया। उसके बाद न्यास परिषद की आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि न्यास परिषद तो वैसे देशों के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था जो किसी दूसरे देश के अधीन थे, दूसरे देश के पराधीन थे। लेकिन जब दुनिया में कोई देश किसी दूसरे देश के अधीन ही नहीं रहा, तो फिर न्यास परिषद की आवश्यकता भी नहीं रही। इस प्रकार न्यास परिषद की सक्रियता धीरे धीरे लगभग समाप्त हो गई। अब इसके बाद जो इसकी जो सबसे प्रमुख, यानी एक प्रमुख अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यानी इंटरनेशनल कोर्ट।
इंटरनेशनल कोर्ट। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है। संघ का न्यायिक अंग है, यानी जुडिशियल विंग है ये, यूएनओ का जुडिशियल विंग। इस न्यायालय, यह न्यायालय अपने विधान के अनुसार कार्य करता है। अपने विधान के कार्य करता है। दरअसल अपने विधान की आवश्यकता यानी अपना लॉ, इस कोर्ट का अपना लॉ है। दरअसल इस न्यायालय में अंतरराष्ट्रीय स्तर के केस यानी दो देशों के बीच विवाद के लिए मामले आते हैं। दो देशों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो उसके निपटारे के लिए यहां पर अपील की जाती है अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में। सभी देशों में अलग अलग लॉ होता है, यानी अगर सभी देशों में देखें में अलग अलग लॉ होता है, अलग अलग कानून है। तो अगर दो देशों के बीच का मुद्दा अगर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में आता है तो वो उस देश के कानून के अनुसार फैसला नहीं करता है, बल्कि अपने कानून के अनुसार वो फैसला करता है। और ये फैसला उन दोनों देशों को या उसमें जितने भी देश होते हैं, उस मुकदमे से संबंधित जितने भी देश होते हैं, उनको मानना पड़ता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ यानी एक अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत काम करता है, इसलिए इसका अपना विधान है। यानी किसी ये देश विशेष के विधान यानी किसी ये देश के कानून के अनुसार नहीं चलता है, इसका अपना कानून। और इसका उद्देश्य देशों के बीच वैज्ञानिक मामलों को सुलझाना। वैज्ञानिक मामलों को सुलझाना इसका मुख्य कार्य है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी यानी हेडक्वार्टर, ये कोर्ट कहां है? नीदरलैंड की राजधानी हेग, मुख्यालय हेग में है। ये नीदरलैंड की राजधानी या हॉलैंड की राजधानी हेग में स्थित है।
अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। 15 न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। इनका कार्यकाल और इनका चयन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है, यानी जनरल असेंबली महासभा द्वारा किया जाता है। यानी इसका मुख्यालय हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है और इनका चयन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा यानी जनरल असेंबली द्वारा की जाती है। अब इस कोर्ट की अगली विशेषता या इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल यानी टेन्योर 9 साल का होता है। इनका कार्यकाल बहुत लंबा होता है, 9 साल तक ये न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि एक देश से 2 न्यायाधीश नहीं चुने जाएंगे, यानी एक देश से 2 न्यायाधीश नहीं चुने जाएंगे। यानी एक देश से एक ही न्यायाधीश होगा, 2 न्यायाधीश नहीं चुने जाएंगे। कोरम की पूर्ति के लिए, कोरम यानी कोर्ट के संचालन के लिए, कोर्ट की कार्रवाई के लिए कम से कम 9 न्यायाधीशों का उपस्थित होना आवश्यक होता है। कोरम की पूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य होती है।
कोरम की पूर्ति के लिए नौ न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। उपस्थिति अनिवार्य होती है। न्यायाधीशों की अनुपस्थिति जो होती है वो अनिवार्य होती है, तभी ये कोर्ट संचालित किया जा सकता है। और न्यायालय के समक्ष अगर कोई भी प्रश्न के संबंध में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी वैश्विक शांति की स्थापना और सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। नागेंद्र सिंह भारत के पहले न्यायाधीश थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त किए गए। वर्तमान में भी दलवीर भंडारी, वर्तमान में अगर देखें वर्तमान में दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। न्यायाधीश न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। दो 2018 में ये पुनः नियुक्त किए गए। 2000 इनका कार्यकाल 2018 से 2027 तक है। ये दोबारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। ये दोबारा न्यायाधीश के रूप में
न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। यानी वर्तमान में दलबीर भंडारी न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनका कार्यकाल 2018 से 2027 तक है और ये दोबारा यानी इनका दूसरा टर्म है। इसके पहले भी इन्होंने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है और इनका ये दूसरा टर्म है। अब तक कितने ऐसे न्यायाधीश हैं, अब तक कितने ऐसे भारतीय न्यायाधीश हैं? वर्तमान में तो दलबीर भंडारी वर्तमान में तो दलबीर भंडारी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक कितने भारतीय अब तक कितने भारतीय न्यायाधीश कितने भारतीय न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर चुके हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर चुके हैं। तो पहले न्यायाधीश थे नागेंद्र सिंह, दूसरे थे वीएन राव, वीएन राव, तीसरे थे आरएस पाठक, तीसरे थे आरएस पाठक और चौथे यानी अभी जो वर्तमान में है दलबीर भंडारी। यानी ये चार न्यायाधीश अब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी इन्होंने भूमिका निभाई। अब हम नेक्स्ट संस्थान, जो ये 6 अंगों के अतिरिक्त यानी यूएनओ के जो 6 अंग हैं, इनके अतिरिक्त यूएनओ के 6 अंग के अतिरिक्त भी कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। ये 6 तो महासभा, सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा सचिवालय, और छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह सबसे बड़ी सभा, सबसे शक्तिशाली सभा,
राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये सब है। न्यास परिषद यानी जो देश स्वतंत्र नहीं हुए थे वहां के लोगों के हितों की रक्षा के लिए न्यास परिषद बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली सचिवालय के द्वारा तय की जाती है और विवादों को सुलझाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसके अतिरिक्त यानी इसी से एसोसिएटेड कई अंग